नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, खिलजी तुगलक और लोधी वंश को हम लोग देखेंगे। इससे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संभावित जो क्वेश्चन है, उनकी चर्चा करेंगे। और देखिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं एंशियंट से, तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 6 ही हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिए, और बहुत ही संभावना है कि वहाँ से आपको प्रश्न मिले। तो चलिए, आज का जो है हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले एक सूचना है। हमारी टीम के लोग कहते हैं कि सर आप जो है सूचना को सही से बताते नहीं हैं। तो सूचना ये है कि जो आप लोग की एक बहुत डिमांड थी कि सर आरओ की परीक्षा आप सभी जान रहे होंगे कि यूपी कमीशन में इस बार आरओ की एक अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और बहुत ही अच्छा पद भी है। तो इसके लिए हमारा जो है समृद्धि संस्थान जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और आप लोग भी इसमें आमंत्रित हैं। इससे जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। इसमें जो है हम जीएस और हिंदी प्लस करंट, मतलब सारा कंप्लीट करवा रहे हैं। इसमें कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। डेली आपका रिवीजन होगा, और डेली रिवीजन में आपका समझ लीजिए कि पीवाईक्यू तो होगा ही होगा, संभावित प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे, और हिंदी का भी हम डेली टेस्ट ले रहे हैं, डेली हो रहा है। फिर साथ ही साथ आपको पीडीएफ टेस्ट भी मिल रहा है कि आप जो है उसका प्रिंट आउट लेके भी रख लें, और एक दो बार रिवीजन करेंगे तो वो भी चीज़ें आपकी तैयार होती रहेंगी। तो पूरा कंप्लीट पैकेज हम दे रहे हैं। और अभी हमारी जो फी है वो मात्र जो है वो 799 रुपये है। तो अभी इसमें एडमिशन हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से इससे जुड़ जाइए। नहीं तो बाद में फी अगर बढ़ गई तो आप लोग कहेंगे कि सर हम तो 799 में बात किए थे और आप जो है फी बढ़ा दिए। एक्चुअली में ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि अभी कुछ बच्चों के लिए ही है। देखिए, पहले हमारी फीस मात्र 499 रुपये थी, लेकिन इसको अभी हम लोगों ने बढ़ाया है। और इसको हम लोग इतना कम में आप लोगों को दे भी रहे हैं कि इसके पीछे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, एक टीम काम करती है, तो उन लोगों को भी कुछ पारिश्रमिक देना पड़ता है। तो हमारा यहाँ कमाना, लाभ कमाना नहीं है, हम आपको एक बहुत ही कम पैसे में बहुत गुणवत्तापूर्ण मटेरियल दे लें, ताकि आपका जो है वो परीक्षा में आप उसे बेहतर कर सके। हमारा उद्देश्य यही है, हमारी टीम का उद्देश्य यही है। तो ठीक है, इससे जुड़िए, इससे आप लोग लाभ लीजिए। और अगर ज़्यादा आप लोगों की जानकारी चाहिए तो ये नंबर है हमारा 733033075007। ऑफिस में आप फ़ोन करिए, लोग उठाएंगे, आपको सारा डिटेल्स दे देंगे। पीडीएफ टेस्ट का मॉडल पेपर देख लीजिएगा कैसे क्या है, उसके बाद जुड़िएगा। तो ठीक है, सूचना समाप्त हुई। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भारत में किस सुल्तान द्वारा आरंभ की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सिक्कों पर टकसालों का नाम लिखवाने की परंपरा भारत में किस सुल्तान द्वारा आरंभ की गई थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है, एकदम सही है। इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। और थोड़ी सी व्याख्या देखें। देखिए, इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्कों पर टकसाल, जिस शहर में वे ढाले जाते थे, का नाम उत्कीर्ण करवाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो ये इल्तुतमिश के समय में हुई कि जहां सिक्के ढाले जाते थे उस शहर का या उस टकसाल का क्या नाम होता था, उसका परंपरा, जिसका प्रथम उदाहरण 1219 ईस्वी में उत्कीर्ण चांदी के टंके हैं। आप सभी जानते हैं कि इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जो है वो जीतल एक करेंसी चलाई गई थी। तो वही इसमें है कि जो इनके चांदी का टंका था, इसी पे उसका जो है प्रमाण मिलता है, जिस पर इल्तुतमिश के एक टकसाल बिलाले हिंद का उल्लेख मिला है। अब कल को यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिलाले हिंद क्या था? तो एक टकसाल का नाम था बिलाले हिंद, और यहीं से सबसे पहला उदाहरण मिलता है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया।
आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल पर विचार करें एवं इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मसूद शाह, बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, नासिरुद्दीन महमूद। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब जो है थोड़ा सा जो परीक्षा का पैटर्न है वो आपका थोड़ा टफ हो रहा है। पहले तो वन लाइनर पूछ लेते थे, 4 फैक्ट दे देते थे, उसमें से आपको एक चूज करना होता था। लेकिन अब इस तरीके के प्रश्न बहुत आ रहे हैं और जब ये आते हैं तो जनरली आप लोग गलत कर देते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए अब ऐसे भी प्रश्नों पे आपको काम करना होगा और उन प्रश्नों पे काम करना होगा कि जहां अभी आयोग ने पूछा नहीं है, जिसके पूछे जाने की बहुत संभावना है, और वैसे क्षेत्र जो उपेक्षित रहे हैं अब आयोग वहां से प्रश्न बना रहा है। देखिए जो बहुत ज्यादा आ चुके हैं उनसे नहीं पूछ रहा, जो चीज जो पीछे छूट गई हैं, जो उपेक्षित रही हैं अभी तक, वहां से प्रश्न बना रहे हैं और इस टाइप के प्रश्न बना रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनका कालक्रम है क्या है, कि सबसे पहले कौन शासक बना, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। 2 नंबर सभी को कमेंट करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग। देखिए रुकनुद्दीन जो फिरोज है वो मई 1236 ईस्वी से नवंबर 1236 ईस्वी तक रहते हैं। फिर बहराम शाह, इसके बाद का जो काल होता है वो रजिया का होता है, आप सभी जानते हैं। फिर बहराम शाह जो होते हैं वो 1240 से 1242 तक। मसूद शाह फिर इसके बहराम शाह के जस्ट बाद आते हैं 1242 से 1246 ईस्वी। और नासिरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल होता है वो 1246 से 1265 ईस्वी तक होता है। तो ये आप लोग इसका ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ से आपको प्रश्न मिले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चुनाव करें। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। देखिए कुछ स्टेटमेंट है, आपको इसमें जो असत्य कथन है उसका ध्यान देना है। और मुख्य परीक्षा में आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सत्य और असत्य का भी ध्यान देना, कि कौन सही है कौन सही नहीं है, इसको भी ध्यान से पढ़ करके ही उत्तर देना। इसलिए कभी भी प्रश्न को पढ़ते समय जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर 150 क्वेश्चन आता है तो वहां लोग जल्दबाजी में 2-4 क्वेश्चन गलत करते हैं, और वो 2-4 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं कि जो आपके आते हुए रहते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में आप आ जाते हैं, लगा देते हैं, गलत हो जाता है और वो आपको परीक्षा से बाहर कर देता है। तकलीफ तो तब होती है कि जब आप 1-2 क्वेश्चन से आपका प्रीलिम्स रुकता है और 4-6 क्वेश्चन आप सही से नहीं पढ़ने की वजह से गलत करके आते हैं। तो हम हर वीडियो में इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि परीक्षा के बाद हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं 4 क्वेश्चन सही करके गलत कर दिया, या मैं पढ़ नहीं पाया गलत कर दिया, या उसको गोला कलर करने में मुझे दिक्कत हो गई, OMR फिल करने में। तो ये सब चीज़ों पे बहुत सावधानी बरतिएगा, थोड़ा धैर्यपूर्वक इत्मीनान से करिएगा। तो चलिए पहला हमारा स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। रेहला की रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने फारसी भाषा में की थी, जो उसका यात्रा वृतांत भी है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का वर्णन है। इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का व्यापक वर्णन किया गया है। आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है वो गलत है। सभी कमेंट करके बताएं। 10 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए, जल्दी से बताइए इसका। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो सही है, क्योंकि असत्य क्या है, ये बी ऑप्शन असत्य है। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला नामक ग्रंथ से मिलती है, एकदम सही है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का वर्णन है, ये भी एकदम सही है। और इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का व्यापक वर्णन किया गया है, ये भी सही है। और पहला स्टेटमेंट जो गलत है वो क्यों गलत है, तो रेहला की रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने अरबी भाषा में की थी, न कि फारसी भाषा में।
तो इसका बहुत ध्यान देना है कि जो रहला की पुस्तक है वो किस में है, वो अरबी भाषा में है, फारसी भाषा में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए, ये वही सूचना है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, स्टाफ के लोग बता देंगे आपको। दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत था, बताइए। क्योंकि अब प्रश्न यहां से भी पूछे जा रहे हैं कि ऐसे पूछ सकता है कि मसाहत क्या था। अन्न की एक प्रजाति, भूमि माप से संबंधित इकाई, राजस्व अधिकारी, शाही हरम के संरक्षक। ये जो मसाहत था वो क्या थे या था, क्या था, बताइए आप लोग। मसाहत के बारे में सभी लोग कमेंट करके बताइए। 4 नंबर, देखिए सभी को कमेंट करते रहना है। 4 नंबर बताइए आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। मसाहत जो थी वो भूमि माप से संबंधित एक इकाई थी। और इस प्रणाली का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब ये भी पूछा जा सकता है कि मसाहत जो प्रणाली था उसका उपयोग किसने किया था, तो उसका उपयोग अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था कि सल्तनत काल में किस शासक के समय भूमि राजस्व की दर सर्वाधिक थी, तो कौन थे, वो अलाउद्दीन खिलजी थे। और यही सल्तनत कालीन प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। मतलब इसने जो है भूमि की जो वास्तविक आय थी उस पर राजस्व लगाने वाला सल्तनत काल का प्रथम जो है वो सुल्तान कौन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो चलिए इतने महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ से मिल गए। मसाहत के बारे में तो आप लोगों ने जानकारी लिया ही लिया। इनमें से किस शासक के अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। सभी को कमेंट करके बताना है कि कौन सा शासक था जिसके समय में जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार वो सर्वाधिक था। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सभी कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत कुल 23 प्रांतों में बटा था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कितने प्रांतों में बटा था, तो 23 प्रांतों में बटा था। और इसके समय राज्य के अंतर्गत उत्तर में दोआब, पंजाब के मैदान, लाहौर एवं सिंध से लेकर गुजरात के समुद्र तट, पूर्व में बंगाल तथा मध्य भाग के तहत मालवा उज्जैन तक के क्षेत्र शामिल थे। मतलब इतना भूभाग जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य का हिस्सा था। आप लोग देख लें कि उत्तर का दोआब, पंजाब के मैदान, लाहौर एवं सिंध से लेकर गुजरात के समुद्र तट, पूर्व में बंगाल तथा मध्य भाग के तहत मालवा उज्जैन तक के क्षेत्र शामिल थे। तो इसीलिए सल्तनत काल में जो जिसका सबसे बड़ा भूभाग था राज्य का, तो वो एमबीटी ही था। इससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली सल्तनत अपने भौगोलिक विस्तार के मामले में चरम पर पहुंच गई थी। भाई अब इतना बड़ा भूभाग अगर वो जीत चुका था तो वो अपने चरम पे, पीक पे ही था। उसके बाद तो उसका सक्सेसर जो आता है फिरोज शाह तुगलक, धीरे 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 चीजें डिक्लाइन होती रहती हैं। और वो रुतबा जो एमबीटी के समय में पहुंच गया था वो फिर सल्तनत काल में तो नहीं प्राप्त होता है, फिर आगे चल करके वो प्राप्त होता है अकबर के समय में। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आया हुआ भी प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। 6 नंबर, सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका उत्तर। सभी लोगों को कमेंट करते रहना। 6 नंबर बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर हुआ गयासुद्दीन तुगलक। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए।
सबसे पहला फैक्ट तो यही जान लीजिए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन मुकद्दम एवं खूतों का उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। देखिए ये मुकद्दम और ये खूत थे, ये राजस्व से संबंधित अधिकारी लोग होते थे, मतलब, और इनके जो पुराने अधिकार थे वो लौटा दिए थे। तो छीना कौन था? तो कौन छीन सकता है, अलाउद्दीन खिलजी ने छीना था। और हालांकि इन लोगों की भी अपनी मनमानी है थी, और उसने एक तरीके से उस समय अच्छा ही काम किया था इनके अधिकारों को छीन करके। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद चूंकि इनकी जो सत्ता आती है वो इतने शक्तिशाली नहीं रहते, तो इनको तुष्टीकरण की नीति अपनानी पड़ती है, और उसी के तहत पुनः इनको जो है वो अधिकार दे दिए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि किसने लौटाया था या किसने छीना था। तो छीना किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लौटाया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने भू राजस्व की दर 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया। देखिए यहाँ जो भू राजस्व की दर है वो भी जो अलाउद्दीन खिलजी के समय 50% था वो थोड़ा सा कम हो गया। तथा सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। पहला ऐसा शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। किस लिए? सिंचाई के लिए करवाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इतने सारे फैक्ट जो है इस प्रश्न से हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों परियोजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ योजनाएं चलाई थी, हालांकि ये सारी योजनाओं में वो असफल रहा, और इस पे मुख्य परीक्षा में तो प्रश्न भी आता है। तो देखिए योजनाएं जो इसकी थी वो बहुत दूरदर्शी थी, और बहुत अधिक सफल होती तो बहुत बेहतर परिणाम भी देती। लेकिन किसी भी योजना को, किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कुछ रणनीति की आवश्यकता होती है, उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में पीछे से होमवर्क होना चाहिए। तो ये इन सभी चीजों का यहाँ अभाव दिखता है, और इसीलिए सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़ा लिखा शासक, सबसे योग्य शासक कौन था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। सबसे पढ़े लिखे शासक को सबसे बेकार शासक माना जाता है। अभी भी लोग कहते करे तुगलकी फरमान, मतलब कि उसकी जो नीतियां थी, उसके जो कार्य प्रणाली थी वो सही नहीं थी। योजनाएं तो वो ठीक बनाता था, लेकिन उसका क्रियान्वयन पक्ष बहुत खराब था। तो ये सारी योजनाएं उन्होंने उसने करी थी, अभियान किए थे। तो आपको इनको क्रम में सजाना है कि सबसे पहले क्या किया था, सबसे बाद में क्या किया था। और देखिए अब ऐसे प्रश्न को आप लोगों को भागना नहीं है, ऐसे प्रश्न को डील करिए, क्योंकि परीक्षा में तो एक एक प्रश्न को लेकर के संघर्ष हो रहा है, और अब इसी टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे भी जा रहे हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों को ध्यान से दे करके करना है। जल्दी से आप लोग 7 नंबर कमेंट करके बताइए। 7 नंबर को कमेंट करिए, और सभी लोग कमेंट करते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने बताया है सी, वो एकदम सही है, क्योंकि जो सबसे पहला है वो है राजधानी परिवर्तन करता है। उसके बाद क्या करता है? सांकेतिक मुद्रा चलाता है, टोकन करेंसी। और टोकन करेंसी में अब क्या ही चर्चा करें, विषेत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़िएगा, पढ़ लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और अगर आप ऑप्शनल, या आप तो ऑप्शनल यूपीएससी में रह गया है, स्टेट पीसीएस में तो रह नहीं गया है, तो यूपीएससी के बच्चे तो इस प्रश्न को जरूर देखें, और इसको जो जा करके थोड़ा सा डिटेल से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में ऑप्शनल के बच्चों के लिए। फिर उसके बाद फिर करता है राजधानी परिवर्तन, ये एक हो गया। फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर खुरासान अभियान, और सबसे लास्ट में क्या करता है? उसकी कराची अभियान होता है। तो ये आपका हो गया। देखिए ये टाइमिंग भी दिया है कि राजधानी परिवर्तन कब करता है, 1326 से 27 के बीच करता है। तो राजधानी कहाँ से कहाँ ले जाता है? तो दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है। इसके पहले दिल्ली ही सल्तनत का एक और शासक जो है वो राजधानी परिवर्तन करता है। ये आप लोगों का होमवर्क है। यदि आप लोगों ने मेरा पीछे का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, हम भी देखें कि आप लोग जो है परिश्रम से पढ़ रहे हैं कि पुरानी चीजें भूल जा रहे हैं। और हिस्ट्री के लिए तो वैसे भी एक कहावत है कि
वो बहुत कम समय तक याद रहती है, मतलब रात को पढ़ो सुबह सफा हो जाती है। तो क्या ये सही में ऐसा हो रहा है? देखिए, ये जो कहावत है इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। रीजन ये है कि थोड़ा फैक्चुअल होता है, लेकिन अगर आप निरंतरता के साथ पढ़ेंगे, घटनाओं को जोड़ करके पढ़ेंगे, तो इतिहास कभी नहीं भूलेगा। और इतिहास जो है वो बहुत ही अंकदायी सब्जेक्ट है। और विश्वास मानिए, यदि आपने इतिहास पढ़ लिया तो आप सोसाइटी पढ़ लीजिए, समाज पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो जहां से इतिहास आपको जिसके बारे में कुछ ना कुछ बता न दे। और आप अगर इतिहास पे मजबूत कमांड रख रहे हैं तो आप सभी पे आप जो है कुछ बेहतर करेंगे। अगर सोसाइटी समाज से प्रश्न आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया लिखेंगे, कला संस्कृति आ रहा है तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। तो ये सब चीजें, एस्से में भी इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए, और इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो ये कभी नहीं भूलेगा। फिर सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन उसने करवाया था 1329 से 30 तक, मतलब राजधानी परिवर्तन किया, उसके बाद ऐसे याद रखे कि फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। फिर खुरासान अभियान करता 1332-34 के बीच, और कराची अभियान 37-38 में उसका रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। ये तो वही सूचना है जो मैंने पीछे बताई है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, है या नहीं है इसका भी ध्यान रखना है। तो ये एक है कि दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। 8 नंबर। देखिए, कमेंट सबको करते रहना है, सभी को कमेंट करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, दीवाने मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, एकदम सही है। दीवाने अमीर कोही ये भी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ये अमीर कोही जो है वो कृषि विभाग से रहा है उसका। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक से है। दीवाने रियासत ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत है। और ये दीवाने रियासत भी जो है किससे है? वो अलाउद्दीन खिलजी से है। चलिए ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दीवाने अर्ज धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवाने रिसालत सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवाने इंसा वित्तीय मामलात से संबंधित, दीवाने वजारत सेना विभाग से संबंधित। इस कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा। 10 सेकेंड है, आप लोग जल्दी से पढ़ करके बताइए। 9 नंबर आप सभी पढ़ के बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। एक का 4 होगा दीवाने अर्ज जो होता है वो सेना विभाग से संबंधित होता है, वो एकदम सही है। और बी का जो होगा दीवाने रिसालत वो होगा ए ऑप्शन। और फिर सी का जो हो गया वो दूसरा हो गया दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार का। और दीवाने वजारत जो हो गया वो वित्तीय मामलों से संबंधित हो गया। तो ये आपका मिलाने वाला हो गया। ये है। देखिए, दीवानी रिसालत में एक चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है, ये धार्मिक मामलों से तो होता ही था, और यहाँ धार्मिक है तो आपको लगाना है ये विदेशी मामलों से भी संबंधित होता था। तो दीवाने रिसालत को दिमाग में रखना कि धार्मिक आए तब भी सही है और विदेशी आए तब भी सही है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी तो सारी चीजें सही है ही है। ये लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो और निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। ताजुल मासिर, जियाउद्दीन बर्नी, खजाइनुल फुतूह हसन निजामी, तारीख मुबारक शाही अमीर खुसरो, फतवा जहादारी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। देखिए, ये सब जो हैं ये रचनाएं हैं, ये सब रचनाकार हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो ज्यादा नहीं, 6-7 ही ऐसे हैं। तो आप लोगों को 4-5 यहाँ करवा दिए, 4-5 हम अगले क्लास में करवा देंगे।
तो इन सबों को क्या है कि आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। और रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप जो है पेंसिल लेके बैठिए, साथ साथ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को या एक बार दो बार देख लीजिए। और अगर इससे भी नहीं बन पा रहा तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। हम समृद्धि टीम से ये अनुरोध करते हैं कि इसका जो पीडीएफ है वो वहाँ डलवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जो है पीडीएफ से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और यहाँ रिवीजन बहुत मस्ट है, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे, देखिए रिवीजन तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी भी चीज़ को 3 बार पढ़ लिया तो विश्वास करिए कि वो आपका अपना हो जाएगा। इसीलिए कोई बुक हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप कम से कम उसकी 3 रीडिंग करने का प्रयास करिए। 3 रीडिंग के बाद गलत होने की संभावना वो 1-2% रहती है कि 3 रीडिंग के बाद अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो कहीं एक आध गलत होगा, नहीं तो फिर गलत होने की संभावना नहीं रहती है। तो 10 नंबर को बताइए कौन सा इसमें सही है। 10 सेकंड है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। 10 नंबर सभी लोग कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने ए बताया है वो एकदम सही है। देखिए ताजुल मासिर कौन है? ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताजुल मासिर हसन निजामी है। और जो ये बी नंबर खजाइन उल फुतूह है, ये है अमीर खुसरो। उसके बाद तारीख मुबारक शाही है, ये जियाउद्दीन बरनी है। और फतवा ए जहादारी कौन है? तो ये है, तो सारी ये हो गया सी का 4, ये गलत हो गया। तो आप पुनः देखें इसको। देखिए ए का तो 2 हो गया, ताजुल मासिर हसन निजामी, और बी का 3 हो गया, खजाइनुल फुतू अमीर खुसरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी तारीख है मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। और फतवा ए जहादारी कौन है? ये जियाउद्दीन बरनी है। तो ये चीजें हो गई। और आप लोग यहां से ये भी देख लें कि ताजुल मासिर हसन निजामी, खजाइनुल फुतू अमीर खुसरो, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरिंदी, और फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है। तो आप लोग इन पुस्तकों को और इन रचनाकारों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सब एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूज भी कराते हैं। तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न था वो यहीं तक था, लेकिन थोड़ी सी सूचना आप लोग देख लें। ये तो मैंने बता ही दिया है, तो इससे तो आप लोग जुड़िए ही जुड़िए। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ये करंट अफेयर्स को लेकर के आप लोग इसको जरूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स को स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, हालांकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स को आप निगलेक्ट कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और आप खुद को तैयारी से बाहर कर रहे हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीजें होती हैं कि यहाँ जो है सही प्रश्न करने की जो रेशियो होता है वो 80% तक होता है। तो समझ लीजिए यदि 30 क्वेश्चन आ रहा है तो जो बच्चे करंट अफेयर्स में अच्छे हैं वो 25-26 क्वेश्चन तक आराम से कर लेते हैं। और इसमें जो थोड़ी सी भी लापरवाही किया वो घट करके 15-18 के बीच आ जाता, तो ये बहुत बड़ा गैप भी क्रिएट करता है। और चूंकि यहाँ से प्रश्न भी खूब आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है, उस पर रेगुलर प्रयास करना है। तो ये हमारा वीडियो है, आप लोग देखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने उन्हीं को उठाया है जिनकी बहुत संभावना है आने की। और आप परीक्षा में, ये मेरा दावा है कि परीक्षा में आपको यहीं से प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर इसको करिए। और फिर आगे देखिए, आगे ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, इससे तो आप लोग जरूर जुड़िए। इसे एक फायदा ये होगा कि जो हम करवा रहे हैं उसका आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप पीडीएफ बना करके डालिए, हम इसकी मार्किंग कर देंगे। वहाँ बच्चे मेंस आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, तो ये बहुत लाभदायक है। और यहाँ हम सप्ताह में 1-2 बार क्विज टेस्ट भी आपको निःशुल्क करवाते हैं। अभी तो आरओ के लिए चल रहा है, जैसे जैसे जो भी परीक्षाएं करीब आएंगे उसके लिए करवाते रहेंगे। तो टेस्ट सीरीज के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां हम आप लोगों को इतनी चीजें दे रहे हैं। तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। कल पुनः हम मिलेंगे 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।